हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम 8th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन कवर करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली फोर्स और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस एंड मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इन सब टॉपिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन यानी मूवमेंट को स्टडी करना इफेक्ट है, उसका परिणाम है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो वो अपनी जगह से आगे पीछे दाएं बाएं मूव करती है, पर उसके मोशन के पीछे, मूवमेंट के पीछे क्या कारण है, क्या कॉज है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं, तब हम उस पर बल यानी फोर्स लगा रहे होते हैं, और यही जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को चेंज कर देता है। इस चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे फोर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, मोशन इज द इफेक्ट एंड फोर्स इज द कॉज। सो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में आना फोर्स का नतीजा है, उसका इफेक्ट है। अब इन डायग्राम्स में देखिए और यहाँ हो रही वेरियस सिचुएशंस को ऑब्जर्व करिए। हर पिक्चर में फोर्स दिखेगा आपको, कहीं पुल है तो कहीं पुश। जैसे कि एक आदमी है जो शॉपिंग कार्ट को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो शॉपिंग कार्ट एक ऑब्जेक्ट है और फोर्स से वो मोशन यानी मूवमेंट में है। देन हेयर ये देखिए, एक लड़का स्की कर रहा है और केबल के जरिए पुल कर रहा है, घसीट रहा है खुद को आगे। सिंपल टर्म्स में फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप फोर्स शब्द सुने तो याद रखिए ये पुल एंड पुश है किसी वस्तु का। वी ऑल लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल में, बॉल को किक किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को पास किया जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की तरफ रिसीव हो रही है और फिर दूसरा प्लेयर उसे किसी और डायरेक्शन में तीसरे प्लेयर की तरफ देता है या फिर गोल की तरफ। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉल की डायरेक्शन में, इधर से उधर पास होने पर उसके लिए बॉल को फोर्स चाहिए। इस पिक्चर में देखिए, प्लेयर बॉल को किक कर रहा है, यहाँ पर फोर्स है। ये पुल है कि पुश, व्हाट डू यू थिंक? सो इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर धक्का लगाया जा रहा है, सो दैट द ऑब्जेक्ट गोज फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। देन यहाँ पर प्लेयर ने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मतलब दिशा को बदल दिया। फिर थर्ड इमेज में एक प्लेयर फुटबॉल को रोक रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल्स में हम ये देख सकते हैं कि प्लेयर्स बॉल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और उस पर बल यानी फोर्स लगा रहे हैं, और ऐसे बॉल का मोशन चेंज हो रहा है। वहीं ऐसे कई सारे एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशंस हमारी डेली लाइफ में होते हैं। आप जब क्लासरूम में जाते हो तो चेयर पर बैठने के लिए पहले उसे पुल करते हो, घसीटते हो, या क्लासरूम का डोर पुल करते हो, फिर अंदर आकर उसे बंद करने के लिए पुश करते हो। सो फोर्स इज अ डे टू डे फिनोमेना। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के लगने पर क्या नतीजा, क्या परिणाम होता है, रिजल्ट निकलता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम किसी भी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब स्टेशनरी बॉल मतलब एक जगह स्थिर रुकी हुई बॉल मूव कर जाती है। और ये फोर्स कैसा होता है, या तो हम बॉल को पुश करते हैं यानी किक करते हैं, या घसीटते हैं। और अगर हम बॉल को जोर से पुश करेंगे तो बॉल और तेजी से मूव करेगी और उसकी स्पीड मतलब गति बढ़ जाएगी। देन जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जाए या उसकी स्पीड को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, तो यहाँ भी फोर्स लग रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेट्स से एक बॉल ग्राउंड पर घूम रही है, रोल कर रही है, इसकी अपनी एक स्पीड और डायरेक्शन होगी, किसी दिशा की तरफ तो वो जा रही है अगर वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं है। नाउ अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या होगा, तो ऑपोजिट फोर्स मोशन को रेसिस्ट करेगा मतलब रोकेगा, और इसी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगी। और अगर अपोजिंग फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉल रुक भी सकती है। सो
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से बॉल की स्पीड कम हो जाती है और अगर आप जोर से रोकते हैं तो बॉल पूरी तरह से रुक जाती है। अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन हेल्प्स अस रिड्यूस स्पीड और स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। देन फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की दिशा यानी डायरेक्शन बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेलने पर फोर्स लगता है तो बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल दूसरी दिशा यानी डायरेक्शन में चली जाती है। बॉल को पुश किया बैट के थ्रू और दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। देन फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट की शेप यानी आकार भी बदलता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डो। आटे का एग्जाम्पल लेते तो जब हम आटे को अपने हाथ से गूंथते हैं तो हम आटे पर फोर्स लगा रहे हैं, कभी उसे घसीटते हैं तो कभी उसे पटकते हैं और ऐसा करने से उसका शेप बदलता रहता है। सो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलता है। यहाँ देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है गोल्फ बॉल का, जिसे क्लब से हिट किया जाता है और क्लब एक इक्विपमेंट स्टिक होती है जिससे बॉल को मारते हैं। इसमें आप गोल्फ बॉल के शेप को ऑब्जर्व करें, ये ना ही राउंड है ना स्फेरिकल। बॉल की आकार बार बार फोर्स लगने पर यानी हिट होने से चेंज हो गई है। नाउ वी विल डिस्कस एंड नो व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है और उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, यानी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसे टच करना होगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं एंड दैट आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम अपने मसल्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं या लिफ्ट करते हैं यानी उठाते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेट लिफ्टर बल के जरिए हैवी वेट उठाता है और ये जो फोर्स है वो उसके आर्म से अप्लाई होता है। नाउ जब दो चीज़ें वस्तुएं एक दूसरे को टच करती हैं लाइक योर शूज़ एंड द ग्राउंड, तब वो आसानी से नहीं फिसलती। जो शूज़ को ज़मीन पर मूव होने से, फिसलने से रोक रही है, उस फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स? तो फ्रिक्शन एक रेसिस्टिंग फोर्स है, रोकने वाला बल है। इट ऑलवेज अपोजेस मोशन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को आगे धकेलते हो तो फ्रिक्शन फोर्स यानी घिसने वाला बल उसे पीछे की ओर खींचने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बर्फ पर स्लाइड करते हो तब उस पर आप आसानी से मूव कर पाते हो क्योंकि आइस स्मूथ होती है और उसमें कम फ्रिक्शन होता है। वहीं अगर आप ग्रास पर स्लाइड करना चाहो तो वो रफ होती है और इसलिए उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एंड ग्रास पर स्लाइड करने से आप आगे स्लोली मूव करेंगे। नाउ ये समझते हैं कि ये फ्रिक्शन काम कैसे करता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स आपकी धक्का देने की ताकत से कम है तो वस्तु चलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टॉय कार को धक्का देते और वो आगे बढ़ जाती है। वहीं अगर फ्रिक्शन फोर्स और आपकी धक्का देने की ताकत बराबर है तो वस्तु स्थिर रहती है, मतलब चलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारी डब्बे को ढकेलने की कोशिश करते पर वे नहीं चलती क्योंकि फ्रिक्शन उसे रोक रहा है। इन शॉर्ट, फ्रिक्शन एक इनविजिबल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करने से हमेशा रोकता है। नाउ अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। सो वो फोर्स, बल जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो और उसे होने के लिए किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत ना हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, फिर भी उनके बीच फोर्स मौजूद है और इसे ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम बॉल को हवा में उछालते हैं और जो फोर्स उसे वापस सरफेस पर लाता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। धरती का जो खिंचाव है उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। थिंग्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ बाय एन इनविजिबल फोर्स एंड दैट इज ग्रेविटी। यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रही है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ घसीटता है, पुल करता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन अर्थ को अपनी तरफ घसीटता है और यही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को सन के अराउंड घुमाता है। और इसी तरह मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाता है। देन देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर लगता है
उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक और क्लासिक एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। और चार्जेस दो तरह के होते हैं, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। इन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब खींचने वाला बल, या रिपल्सिव भी हो सकता है, मतलब धकेलने वाला बल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है, अनलाइक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन है, खिंचाव है, रिपल्शन नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, वहीं दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को घसीटते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं, वहीं अनलाइक चार्जेस, मतलब वो चार्जेस जो सेम ना हो, एक दूसरे को पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो फिजिक्स की ही ब्रांच है, फिजिक्स का ही हिस्सा है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनके बीच में हो रहे फोर्सेस को स्टडी करती है। देन देयर इज मैग्नेटिक फोर्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैग्नेट्स। हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं और मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो फोर्स दो मैग्नेट्स पर एक्सर्ट करता है, लगता है, या दो मैग्नेट्स या मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में होता है, और ये मैग्नेट्स आयरन, निकल या कोबाल्ट के होते हैं, तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे चार्जेस एक्ट करते हैं, वैसे ही मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, घसीटते हैं, और वैसे ही दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो साउथ पोल भी एक दूसरे को रिपेल यानी पुश करेंगे, धक्का देंगे। सो अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट्स, मतलब जो एक जैसे पोल्स नहीं है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड लाइक पोल्स लाइक नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल रिपेल और पुश ईच अदर। और एक जैसे पोल जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को धक्का देंगे। और ये जो बार मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना टच किए ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट को घसीट रहा है या दूर फेंक रहा है। नाउ ये फ्रिक्शन होता किस वजह से है, इसका कारण यानी कॉज क्या है? सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ड्यू टू द ऑपोजिशन बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू surfaces in contact. These irregularities interlock with each other and oppose the motion when the external force is applied. If the surface of contact is rough, friction is more, and if the surface of contact is smooth, then friction is less. सरल शब्दों में फ्रिक्शन यानी घिसने वाला बल इसलिए होता है क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, चाहे वो सरफेस कितना भी सामने से शाइनी और फ्लैट दिखे। क्योंकि अगर हम सरफेस को माइक्रोस्कोप से बहुत क्लोजली देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हर सरफेस, चाहे वो ज़मीन हो या टेबल, उसमें टाइनी बम्प्स एंड ग्रूव्स होते हैं जिन्हें इरेगुलरिटीज़ कहा जाता है। और जब दो सरफेसेस एक दूसरे को टच करते हैं तो ये स्मॉल बम्प्स एक दूसरे में फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। सो जब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर मूव करते हो, जैसे टेबल पर बुक को स्लाइड करना, तो ये बम्प्स मोशन को अपोज करते हैं, मूवमेंट को रोकते हैं और इसी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रफ टेबल पर बुक को स्लाइड करते हो तो वो क्विकली रुक जाती है क्योंकि रफ सरफेस पर और ज़्यादा बम्प्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। वहीं जब आप उसी सेम बुक को एक स्मूथ ग्लास टेबल पर स्लाइड करते हो तो वो ईजिली मूव करती है क्योंकि उसमें कम बम्प्स होते हैं और इसीलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। इन शॉर्ट, फ्रिक्शन सरफेसेस पर टाइनी अनइवन पार्ट्स की वजह से होता है जब उन्हें एक दूसरे पर रब किया जाता है। मोर रफनेस इज इक्वल टू मोर फ्रिक्शन, मोर स्मूथनेस इज इक्वल टू लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मटेरियल के टाइप पर निर्भर करता है। फ्रिक्शन फोर्स तभी होता है जब ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ताकि ऑब्जेक्ट को रुकने या धीरा चलने पर मजबूर करे। नाउ फ्रिक्शन के भी टाइप्स हैं और फ्रिक्शन दो तरह का होता है, दैट आर
स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है और उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बनता। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो मूव कर जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। और ये जब होता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में आकर एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब आगे पीछे मूव करते हैं और उनके बीच की इरेगुलरिटीज उनके मोशन को अपोज करती है। और यही इक्वलाइजिंग ऑपोजिशन फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है ताकि ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्टर्ब करे, उसे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। हालांकि अगर लगाया हुआ अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ जाता है, देन एक पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ जाता है और ऐसे अप्लाई किया हुआ एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिशन को ओवरकम कर लेता है, जो कि सरफेस के बीच की इंटरलॉक इरेगुलरिटीज होती है। और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने पर वो आगे मूव करने लगता है। सिंपल शब्दों में, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो पहले वो नहीं हिलती क्योंकि फ्रिक्शन उसके मोशन का विरोध करती है। लेकिन अगर हम फोर्स बढ़ाते जाते तो एक टाइम आता है जब हमारा लगाया गया फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है। उस समय ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके बाद ऑब्जेक्ट चल पड़ता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट चलने लगता है तब भी फ्रिक्शन होती है, पर अब वो थोड़ी कम होती है पहले से। और चलते हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सोचिए कि आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, पहले बॉक्स नहीं हिलता ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। देन आप थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगाते हो और एक मोमेंट आता है जब बॉक्स हिल जाता है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पर जब बॉक्स चलने लगता है तो अब भी फ्रिक्शन है, पर थोड़ी कम, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल वर्ड्स में स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रेस्ट पर होता है और ये ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है। वही काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के चलने के दौरान लगता है और ये उसकी चाल को, मोशन को धीमा करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, दैट आर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो फ्लैट सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड करती है, फिसलती है। यहाँ सरफेस ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट सरफेस पर पूरी तरह से चिपका हुआ है, लाइक अ बुक ऑन द टेबल। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन उन दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर या फ्लैट सरफेस पर रोल करता है। यहाँ पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट कम है और इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कम है। बॉल का ही एग्जाम्पल ले लिए, इसका पूरा एरिया सरफेस को टच नहीं करता और इसलिए घिसने वाला बल इसमें कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है और इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को रोल करना ज़्यादा आसान है स्लाइड करने से। एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि व्हील्स को इन्वेंट किया गया ताकि फ्रिक्शन को कम किया जाए। नाउअडेज हम ट्रॉलीज देख सकते हैं, यहाँ तक स्कूल बैग्स में भी व्हील्स लगने लगे हैं। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो अगर हम ग्राउंड पर वॉक कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पा रहे हैं, नेल को वॉल पर फिक्स कर पा रहे हैं, ये सभी फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो चलने के दौरान हम फ्लोर पर स्लिप कर जाते, ना हम पेंसिल पकड़ पाते और ना वॉल पर कील फिक्स कर पाते। फ्रिक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सारी मशीन्स जिनमें गियर्स, पुलीज या रूलर्स होते हैं, उन्हें काम करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन के बगैर मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर काम नहीं कर पाएगा। वहीं जितने भी व्हीकल्स पर ब्रेक्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं। नाउ क्या फ्रिक्शन के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी नुकसान भी हैं? तो सारी मशीन्स में फ्रिक्शन यानी घिसने वाला बल होता है और इसी फ्रिक्शन की वजह से मशीन पार्ट्स हीट अप होकर एनर्जी लूज कर देते हैं और इससे मशीन की एफिशिएंसी मतलब काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। फ्रिक्शन हमारे काम के लिए ज़रूरी भी है और ये नुकसान भी करती है और इसीलिए इसे नेसेसरी ईवल भी कहा जाता है। तो होता ये है कि जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो फ्रिक्शन होती है, जिससे वेयर एंड टेयर यानी घिसाई होती है। इससे इसके चलते पार्ट्स पुराने या खराब हो जाते हैं और उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है ताकि मशीन स्मूथ चले। टायर्स का एग्जाम्पल ले तो गाड़ी के टायर्स में ग्रूव्स यानी कच्चे डिज़ाइन बने होते हैं जो रोड पर ग्रिप देते हैं, मतलब रोड पर
पकड़ देते हैं और ये भी फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन टाइम के साथ फ्रिक्शन से टायर्स घिस जाते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। सो फ्रिक्शन के बगैर हम चल नहीं सकते, फिसलते रहेंगे, ब्रेक्स काम नहीं करेंगे और चीज़ें स्लाइड हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादा फ्रिक्शन से एनर्जी वेस्ट होती है और पार्ट्स घिस जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी ईवल है, मतलब बुरी चीज़ है पर ज़रूरी है। नाउ फ्रिक्शन को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम यानी मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे? तो लुब्रिकेंट्स लगाकर, मतलब ऑयल या ग्रीस। जब मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो फ्रिक्शन होती है, और अगर हम ऑयल या ग्रीस लगा दें तो वो उनके बीच में पतली लेयर देता है, जिससे सरफेसेस सीधा कांटेक्ट में नहीं आते। इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और मशीन स्मूथली चलती है। देन सरफेस को स्मूथ बनाकर भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अगर दोनों सरफेसेस रफ यानी खुरदुरे हैं तो उनके बीच की इरेगुलरिटीज इंटरलॉक करती है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है। अगर हम उन सरफेसेस को पॉलिश करके स्मूथ कर दे तो उनका इंटरलॉकिंग कम हो जाता है और फ्रिक्शन भी कम होती है। देन बॉल बेयरिंग का यूज भी कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन। मशीन्स में जहां घूमने वाले पार्ट्स, मतलब रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, वहां बॉल बेयरिंग्स लगाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग छोटी छोटी गोलियां होती है जो सरफेसेस के बीच रखी जाती है। ये स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में बदल देती है, एंड ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सरफेसेस के बीच तेल, ग्रीस, स्मूथ सरफेस या बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं ताकि मशीन पार्ट्स आसानी से और स्मूथली चल सके। नाउ जब कोई ऑब्जेक्ट एयर या लिक्विड के अंदर चलती है तो हवा या पानी उसके मोशन का विरोध करता है। इस विरोध को यानी रेसिस्टेंस को ड्रैग फोर्स या फ्लूइड रेसिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कार चलती है तो हवा उसके सामने से टकराती है, वहीं जब मछली पानी में तैरती है तो पानी उसके अगेंस्ट प्रेशर बनाता है और ये ड्रैग फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है। इसका सोल्यूशन स्ट्रीमलाइनिंग है। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट को ऐसी शेप देना जिससे वो स्मूथली हवा या पानी को कट करके निकल जाए और उस पर ऐसे कम रेसिस्टेंस लगे। जैसे एरोप्लेन का नोज पार्ट पॉइंटेड होता है, फिश का बॉडी शेप पतला और स्मूथ होता है, कार्स और रॉकेट का डिजाइन भी स्ट्रीमलाइन होता है। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रीमलाइनिंग एक ऐसी शेप होती है जिससे ऑब्जेक्ट हवा या पानी के अंदर आसानी से मूव कर सके और उस पर कम ड्रैग फोर्स लगे। इससे वो तेजी से चल सकता है। नाउ कई बार हमें फ्रिक्शन कम नहीं बल्कि बढ़ानी पड़ती है, इंक्रीज करनी होती है, लाइक ब्रेक लगाते समय या जब हम चल रहे होते हैं ताकि पैर ना फिसले। सरफेस को रफ बनाने के लिए फ्रिक्शन इंक्रीज करी जाती है। सो अगर सरफेस रफ होगा तो दोनों सरफेसेस के ऊपर नीचे के पार्ट्स, मतलब सरफेसेस की इरेगुलरिटीज ज्यादा इंटरलॉक करेंगी। जैसे सड़क पर रेत या ग्रेवल डालने से व्हीकल के टायर्स स्लिप नहीं करते। देन ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ाने में मोर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। तो जब ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता है तो वो सरफेस पर और ज्यादा प्रेशर डालता है। इससे सरफेसेस की इरेगुलरिटीज और टाइट इंटरलॉक करते हैं। इससे भी फ्रिक्शन बढ़ती है। जैसे ज्यादा हैवी बॉक्सेस को धक्का देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है। सो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम या तो सरफेस रफ कर देते हैं या ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा देते हैं, और दोनों से ही सरफेसेस के बीच ग्रिप स्ट्रांग होती है, पकड़ मजबूत बनती है।